ओके, तो इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का क्विक रिवीजन करेंगे। इस रिवीजन में भी हम लोग न्यूमेरिकल ओरिएंटेड ही रिवीजन करेंगे, सारी बातें उसी के अकॉर्डिंग डिस्कस करने वाले हैं। ज़्यादातर हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे फार्मूला के ऊपर और कैसे यूटिलाइज करेंगे उससे रिलेटेड कुछ बातों के ऊपर, ठीक है ना। थ्योरेटिकल रिवीजन के लिए हम मिलेंगे किसी और वीडियो में। फिलहाल के लिए अभी तो न्यूमेरिकल ओरिएंटेड रिवीजन ही हम लोग करने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, सारी बातें एक एक मिनट देख के और नोट करिएगा ज़रूरत के अनुसार। और कोई डाउट या क्वेरी होती है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपकी उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकूं, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको याद दिलाएं तो एक आपने क्वांटाइजेशन फार्मूला पढ़ा होगा, Q इक्वल टू एन ई, याद होना चाहिए आपको, ठीक है ना। Q इक्वल टू एन ई में अगर याद दिलाएं ना तो Q क्या होता है, एक होता है चार्ज। Q इज नथिंग बट द चार्ज। N मतलब होता है नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल और E मतलब होता है चार्ज वैल्यू ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। तो ये बेसिकली क्वांटाइजेशन फार्मूला के नाम से भी जाना जाता है और ये याद रखिएगा Q की वैल्यू Ne फार्मूला के टर्म्स में चलता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये एक चार्ज है तो इसकी जो यूनिट होती है वो कूलॉम होता है और उसके C से इंडिकेट करते हैं कूलॉम को, ये भी पता होगा, ठीक है ना। C इज द लेटर व्हिच इज यूज्ड टू इंडिकेट। एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे मैंने लिखा है E, इसका चार्ज वैल्यू जो होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम होता है। ऑल्दो ये निगेटिवली चार्ज होता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो हम वैल्यू तो ऐसे ही रखेंगे, बस मालूम रखेंगे कि ये निगेटिवली चार्ज होता है, तो ये भी दिमाग में रखना। एक और फार्मूला होता है चैप्टर नंबर 3 का, अगर आपको याद हो तो वो होता है क्या, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज। V विल बी डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू क्या होता है, वर्क डन, और क्यू होता है चार्ज। मतलब जब हम 1 कूलॉम चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक डिस्प्लेस करते हैं तो जो वर्क डन हम करते हैं वो वर्क डन पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है एज पर डेफिनेशन और फार्मूला। ये भी याद होगा ना, तो मैंने वही लिखा है। अब आपको पता होगा B मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है, W मतलब वर्क डन, Q मतलब चार्ज होता है, ठीक है ना। और वो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है, बोल्ट होती है, यहीं बगल में लिख रहा हूँ, ध्यान देना। और W की यूनिट क्या होती है, जूल। और Q की यूनिट तो मैंने बताया ही पहले कि कूलॉम होता है, तो एक ये भी बात ध्यान लिख रही है आपने, ठीक है ना। तो ये बातें हो गई। अब चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, हम लोग कुछ और लॉजिक्स को समझते हैं, ठीक है ना। तो एक और फार्मूला होता है जो पॉइंट नंबर 3 पे हम लोग लेके आएंगे, वो क्या होगा, Q इक्वल टू आई टी। ये एक फार्मूला होता है, Q इक्वल टू आई टी। इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका होता है क्यों आई टी, मतलब आई टी क्यों। आई टी एक सब्जेक्ट होता है, तो एक होता है ना कि आई टी क्यों पढ़ना है, तो वही है क्यों आई टी, यानी कि क्यू आई टी। तो Q इक्वल टू आई टी। अब यहाँ से और करके एक फार्मूला और देखो ना, कहीं कहीं पे ऐसे भी लिखा होता है I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, यानी कि चार्ज अपॉन टाइम। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ये फार्मूले वहीं से निकल के आए हुए हैं। तो एक ये भी लॉजिक अपने दिमाग में सेट रखिएगा। तो एक ये बात हो गया। फोर्थ पॉइंट पर चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला याद रहना चाहिए आपको, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। कहीं कहीं पे ये लिखा होता है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो ये भी दिमाग में रखना, ठीक है ना। दोनों बातें ऑलमोस्ट सेम हैं। फिलहाल अगर हम इस डेटा को यूटिलाइज करें, इसको भी करोगे तो वही बात होगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाओगे, प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम इसको प्रीफर करेंगे। स्टेटमेंट में तो दोनों बोल सकते हो, ज़्यादातर स्टेटमेंट ये लिखा हुआ मिलता है कि इलेक्ट्रिक करंट अक्रॉस 2 पॉइंट flowing through a circuit will always be directly proportional to the potential difference across it। तो ऐसे भी होता है at constant temperature, कुछ लोग इसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो नो प्रॉब्लम विद दैट। फिलहाल यहाँ पे होगा V इक्वल टू आई आर। ये फार्मूला बन जाता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद रखिएगा, बड़ा काम का है ये, एग्जाम ओरिएंटेड भी है। और मीन टू से कि ज़्यादातर ग्राफ में भी ये आपको देखने को मिलेगा। चलो अब कुछ और बताते हैं क्या है। जब अगर ओम्स लॉ आप समझ गए तो एक पॉइंट और समझना होगा। एक टॉपिक आपने पढ़ा होगा फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, उसमें फार्मूला एक आया था, ध्यान करिएगा। वो क्या था, वो ये था कि कैपिटल R इक्वल टू रो एल बाई ए। यहाँ पे R मतलब क्या था, रेजिस्टेंस, रो मतलब रेजिस्टिविटी था, L लेंथ ऑफ वायर या कंडक्टर, और A वाज द क्रॉस सेक्शन एरिया। कुछ लोग पूछते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, तो मान लो ये वायर है, अब वायर को जब कट करते हो तो यहाँ ये जो गोल से सर्कुलर एरिया दिखता है ना, ये वाला, यही है क्रॉस सेक्शनल एरिया। और रो जिसको मैंने रेजिस्टिविटी बोला, वो कुछ नहीं बल्कि प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, मतलब ये वायर किस मटेरियल का बना है
उस मटेरियल की जो क्वालिटी होती है, जो प्रॉपर्टी होती है जिसके बिहाफ पे वो वेरी करता है, बिहेव करता है, वही प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल को ही हम लोग रेजिस्टिविटी नाम देते हैं। इसकी वजह से उसके फ्लो पे, उसके अदर नेचर पे प्रभाव पड़ता है, फर्क पड़ता है। तो ये वो है। एल मतलब लेंथ ऑफ वायर, अगर ये वायर है तो ये वायर कितना लंबा है, ये इसकी बात करता है। और आर तो आपको पता ही होगा, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक हिंड्रेंस यानी कि एक तरीके से बैरियर का काम करता है, विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर कह सकते हो फ्लो ऑफ करंट थ्रू द सर्किट। तो कैपिटल आर इक्वल टू रो एल बाई ये हो गया, ये ध्यान में रखिएगा। कुछ पॉइंट्स और बता दे रहा हूँ। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो होता है, मतलब अगर इसको बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा, इसको घटाओगे तो ये घटेगा। सिमिलरली आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल भी होता है। किसी वायर की लेंथ को अगर इंक्रीज कर दोगे तो उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, वायर की लेंथ को डिक्रीज कर दोगे तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा कंपेरेटिवली। और अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए है, मतलब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर बढ़ा के इतना कर दे या इससे ज़्यादा कर दे और फिर इस तरीके से वायर बनाए, तो अगर ये क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा ना, तो क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटता है। यही वजह है कि लोग केबल यूज करते हैं जब कनेक्शन लोग अपने घरों में लेते हैं नियरेस्ट स्ट्रीट पोल से, ठीक है ना, क्योंकि केबल में लॉसेस कम होते हैं, वहाँ रेजिस्टेंस कम होता है। सवाल आपके मन में ये आ सकता है कि अगर ऐसा है कि केबल वायर यानी कि मोटा वायर यूज करने से लॉस कम होता है, तो घरों में भी मोटा वायर यूज करना चाहिए। तो वो इसलिए नहीं करते हैं भैया मेरे, क्योंकि ये महंगा भी तो पड़ेगा ना, तो कॉस्ट को भी ध्यान में रखना है कि बहुत ज़्यादा महंगा भी ना पड़े और काम भी हो जाए। इसीलिए जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है वहाँ पे केबल प्रेफर करते हैं, अदरवाइज एक नॉर्मल स्टैंडर्ड वायर लोग प्रेफर करते हैं अपने घरों में जहाँ यूज़ करना होता है। तो एक ये कहानी आपने देखा। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, सिक्स्थ केस में मैं बता दे रहा हूँ। एक फार्मूला आपने पैरेलल और सीरीज कनेक्शन में देखा होगा। जैसे मान लीजिए कि ऐसे एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस ऐसे है, ये R1 है, ये R2 है, एक और है, ये R3 है। तो इन सारे रेजिस्टेंस को आपस में मैंने कनेक्ट कर दिया है ए और बी के बीच में, तो इसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, और आपको पता होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट का जो फार्मूला होता है वो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। ये क्विक रिवीजन के तौर पे है, इसलिए मैं ब्रीफली बता रहा हूँ, तो आप घबराइएगा नहीं, बस ध्यान से बातों को सुनिएगा और समझते हुए चलिएगा, ठीक है ना। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, अगर R3 की जगह R4 R5 भी होता तो वो भी यहीं पे आप ऐड कर सकते थे, एंड सो ऑन। तो ये भी दिमाग में बना के रखना, ठीक है ना। एक सेवन्थ पॉइंट बना दे रहा हूँ, उसमें क्या है कि मान लीजिए ऐसे ही 2 3 4 रेजिस्टेंस या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, उनको हम ऐसे कनेक्ट कर दें, तो इस तरीके के कनेक्शन को बोला जाता है पैरेलल कनेक्शन, ये भी पता ही होगा। तो पैरेलल कनेक्शन के केस में अगर आपको आर इक्विवेलेंट का फार्मूला लिखना है, तो उसका फार्मूला क्या होता है वो मैं बता रहा हूँ। उसका फार्मूला होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन एज पर रिक्वायरमेंट या अवेलेबिलिटी, ठीक है ना। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो ये सेवंथ मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ दिस चैप्टर 3। कुछ बातें और बता रहा हूँ आपको, वो 8th पॉइंट पे मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। एक आपने सुना होगा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, स्टेटमेंट डेफिनेशन सारा मैं लेटर ऑन आपको समझाऊंगा, अभी फार्मूला ओरिएंटेड हम बात करेंगे, तो इसीलिए ध्यान में रखिएगा। H इक्वल टू होता है, एक होता है VIR, ठीक है ना, ये ओरिजिनल फार्मूला है। सॉरी, मैंने मिस्टेक से यहाँ VIR लिख दिया, VIR नहीं बल्कि H इक्वल टू होता है VIT, ठीक है ना। तो क्या होता है VIT, VIB मतलब आप जानते होंगे पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट, और T मतलब टाइम होता है। H क्या है, H है हीट जनरेटेड, ठीक है ना। H मतलब हीट होता है, एक तरीके से ये एक एनर्जी है, आपको पता ही होगा। अब इसी पर बेस 3 फार्मूला बनता है, यहाँ पे BI को ही हम बार बार चेंज करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस ओम्स लॉ, तो हमें नए नए फार्मूले मिलेंगे। तो एक फार्मूला होता है I²R T, एक और फार्मूला है H = V² / R × T। तो ये 3 फार्मूला हीट का है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसी का एक तरीके से कह सकते हो भाई है, फार्मूला है, क्या है, पावर का। तो पावर का फार्मूला होता है VI, ये T हटा दो तो पावर बन जाता है बेसिकली। तो P = VI, एक P = बनेगा क्या, I²R, बस T नहीं लेना है, ध्यान रखिएगा। और फिर P = क्या होगा, V²/R। तो इतना सारा फार्मूला है, यही कंक्लूजन है चैप्टर नंबर 3 का फार्मूला ओरिएंटेड। ये दिमाग में सेट रखिएगा, इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लेना। कंपाइल्ड फार्मूला मैंने यहाँ पे इकट्ठा कर दिया है,
मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये याद कर लीजिएगा और फिर इसको आप न्यूमेरिकल में इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई दिक्कत होता है मुझे बताइएगा, आई विल गिव द प्रॉपर सॉल्यूशन फॉर दैट। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि वो प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व हो और आप अपने एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से कंडक्ट कर पाएँ, प्रोसीड कर पाएँ। ऑल द बेस्ट।